कॉलोनियल पीरियड के जो सारे इम्प्रिंट्स थे वो कई जगहों पर बहुत मजबूती से बने हुए थे। उसकी जगह भारत को उसकी अपनी मूल पहचान की तरफ लेकर आना, यह काम उन्होंने बखूबी किया। गुलामी का मानस हजारों वर्ष से भारत सफर करता रहा। भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनका रिवाइवल होता है। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय जो है वो सेवा तीर्थ के तौर पे जाना जाता है। क्या ये सारे के सारे जो है मेजर सिंबलिज्म है? इसकी जगह सरदार सुभाष बाबू की मूर्ति लगी। जी, मुझे बताने की जरूरत है। जी, हम लोग ये तक भूल चुके थे कि जो शून्य का आविष्कार हो या दशमलव पद्धति हो, ये सारी की सारी हमारी अपनी थी, ना कि किसी अरब प्रदेश में जाकर ये डेवलप हुई थी। अपने चीजों को रिवाइव करना, जिनसे भारत शक्ति ग्रहण करता था, तब हमने संदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम। हम कभी आक्रामक नहीं रहे ब्रजेश। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे बड़ी कुछ खासियतें बताई जाती हैं खासतौर पे उनके शासन के दौरान, वो ये है कि उन्होंने जो कॉलोनियलिज्म के जो मेजर साइनेज थे, भारत में जो एक प्रवृत्ति चली आ रही थी देश की आज़ादी के बाद से भी, कॉलोनियल पीरियड के जो सारे इम्प्रिंट्स थे वो कई जगहों पर बहुत मजबूती से बने हुए थे। उसकी जगह भारत को उसकी अपनी मूल पहचान की तरफ लेकर आना, यह काम उन्होंने बखूबी किया। ये काम कैसे हुआ है, कैसे वो बने हैं सबसे बड़े डीकोलोनाइजर, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग एमएसजी के जरिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोग जब आप राज्यसभा में आए थे 2014 में, तो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जो है अपने दोनों सदन चला करते थे। आपके डिप्टी चेयरमैन के रहते हुए ही पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से होने लगा। उस समय भी ये कहा गया कि यह जो है सो भारत को जो है जो सारे कॉलोनियल साइनेज है उसको बाहर निकालने की कोशिश है, जो कि जो नए दोनों सदन हैं उसके अंदर की जो छटा है, जो तमाम सिंबलिज्म है, जो सेनेगल लगाए गए, ये सारे के सारे जो है उस डिकोलोनाइजेशन के ही प्रतीक हैं कि किस तरीके से कॉलोनियल सिंबल से मुक्ति पाते हुए भारत की अपनी मूल प्रकृति की तरफ लौटा जा रहा है। इस भूमिका में मोदी जो है कितने सफल रहे हैं, ये थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, मैं कहूँ कि ये गुलामी का मानस हजारों वर्ष से भारत सफर करता रहा। मैंने उल्लेख किया था एक प्रसंग में कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने निराशा के कर्तव्य में एक लंबा अपना आलेख में विचार व्यक्त किया। उसमें सबसे अधिक कहा कि हजारों वर्ष के दासत्व ने हमें स्वतंत्र ढंग से सोचने, समझने और काम करने की हमारी शक्ति को लगभग क्षीण कर दिया है। ये हजारों वर्ष पुरानी वो थी। और दुनिया में गांधी इस बारे में याद किए जाएंगे कि उनके आंदोलन के बाद जितने थर्ड वर्ल्ड से लेकर बाकी देशों के देश थे, उपनिवेशवाद की चर्चा शुरू हुई। और उस प्रभाव के तहत पंडित जी ने अपने पहले कैबिनेट में जो कहा वो मैं उल्लेख करना चाहता हूं। और कहा, और इसका उल्लेख किसने किया? बी.आर. नंदा जैसा व्यक्ति। जी, ऑफिशियल बायोग्राफर हैं उनके, वो हैं। और उसके अलावा गांधी से लेकर बाकी चीजों पर सबसे प्रामाणिक लिखने वाले व्यक्तियों में ये कहते हैं कि इन द वेरी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ही, यानी पंडित जी, मेड ओवर ऑल इंडिया रेडियो इन सितंबर 1946, soon after the formation of the interim government, he outlined his approach to foreign affairs, opposition to racialism and colonialism. पर भारत उस कॉलोनियल रास्ते पर चलता रहा, इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर हमारे लोगों ने माना। गांधी की इस कहने के बावजूद, सपने के बावजूद, पंडित जी की घोषणा के बावजूद, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान कौन है जिसे आप मानते हैं, तो मैं कहूँगा गुलामी की मानसिकता से हमें दूर करने का उनका आह्वान, संकल्प। और ये मुझे लगता है कि बड़ी उनकी जो ग्रास रूट से राजनीति शुरू करने और देश को समझने का प्रयास ही उसकी देन है। ये रातों रात कोई चुनाव जीतने का नारा नहीं था। ये एक मुल्क को किस तरह से हम
वो जो गुलामी की हजारों वर्ष की मानसिकता थी जिसकी लोहिया ने चर्चा की, उससे मुक्त कराने का मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। मुझे कहते हुए ये बहुत प्रसन्नता नहीं है कि 14 के इस बदलाव को जितने सुंदर ढंग से कोलोनाइजर देश के एक अखबार ने देखा, हमने नहीं देखा, हमारी मीडिया ने नहीं देखा विजय। ओके। और मैं उसका आपकी अनुमति से जी। पढ़ना चाहूँगा। वो गार्डियन अखबार 18 मई 2014 का। मैं ये अंग्रेजी प्रकरण आपको दे देता हूँ, आप अंग्रेजी प्रकरण अपने पाठकों को बता और दिखा सकते हैं, लेकिन मैं उसका हिंदी आशय पढ़ता हूँ। कहा, आज 18 मई 2014 का दिन इतिहास के रूप में दर्ज या स्मरण रहेगा, जब अंततः अंतिम रूप में ब्रिटेनिया अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं ब्रिजेश जी, कि आज यह दिन है जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ रहे हैं। 2014 वर्ष 2014 18 मई। नरेंद्र मोदी की आम चुनाव में जीत उस लंबे दौर का अंत या खात्मा है जिसमें सत्ता का ढांचा उन अंग्रेजों ब्रिटिशर्स से बहुत भिन्न नहीं था, जिन लोगों ने इस उपमहाद्वीप पर लंबे समय तक राज किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भारत अनेक अर्थों में ब्रिटिश राज का ही विस्तार था अन्य माध्यमों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं। भारत अपने पूर्ववर्ती मतलब ब्रिटिश शासन का दौर समय की तरह ही कांग्रेस कार्यकाल में, कहने का अर्थ केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। किले या दुर्ग की प्राचीर में सिमटा, यानी सत्ता विस्तार का अर्थ था कि केंद्रीकृत था, जैसे अंग्रेजों ने रखा था। सांस्कृतिक रूप से संकीर्ण या सीमित शासन करने वाले लोग थे। अपेक्षाकृत अंग्रेजी बोलने वाला छोटा इलिट भद्र तबका, जिसे दिल्ली का लूटियंस वर्ग कहते हैं, जो अपना आधिपत्य ये जिमखाना क्लब किस्म की चीज़ों में देखता है। जनता को लेकर इसकी दृष्टि या रुख कभी परोपकार का होता या कभी शोषक का, पर कभी भी समावेशी नहीं। व्यापक मताधिकार ने भारतीयों को वोट का अधिकार तो दिया, पर बहुत समय तक आवाज नहीं दी। पर अब वह आवाज फिर गूंजी है। युवा अखबार का संपादकीय का आशय मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी गार्जियन का। इसने एक नए प्रकार के नेतृत्व मतलब मोदी जी से को मोदी के रूप में सार्वजनिक समर्थन दिया है। वह पिछड़ी जाति से आते हैं, वह स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी वक्ता वर्ग से नहीं है। उनका सेकुलर या सोशलिस्ट परंपराओं से ताल्लुक नहीं रहा जिसने कांग्रेस को गढ़ा। लेकिन अति महत्वपूर्ण बात है कि इस जन आवाज ने एक नए तरह के भारत की घोषणा की है। पुराने भारत में मतलब कांग्रेस राज से गरीब मदद के लिए थे, जब उन्हें यानी गरीबों को भारत का शासक एलिट वर्ग मदद के लिए याद करता था, यानी रियाया, या जब भारतीय शासक वर्ग को याद आते थे कि इनको कुछ करना है। मध्य वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया गया था, या कभी कभार मध्य वर्ग को दुत्कार दिया जाता था, या कभी कभी खुलेआम अनादर करते थे कुछ कुछ दे करके। अनेक पर्यवेक्षक सहमत है कि यह नया भारत राहत सामग्री या शासक सूचने या सरकार के हैंडआउट्स में रुचि नहीं रखता। इसने अब अपने प्रति इलिट शासकों के अनादर भाव को अस्वीकार कर दिया है। इसके बदले यह भारतीय मतदाता चाहता है कि इसके सपनों, हसरतों या आकांक्षाओं के रास्ते जो अड़चने या रोड़ा उन्हें हटा मिटा व खत्म कर दिया जाए। मास स्केल पर जो देश में चाहे शौचालय बनाना हो, घर बनाना हो, सड़कें बनानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन हो, कभी भारत में कल्पना की जा सकती थी। इस सामान्य भारतीय वर्ग मानस ने गांधी परिवार के प्रति अपने आदर व सम्मान को तिलांजलि दे दी है, मैं नहीं कह रहा। साथ ही अंग्रेजीकृत तबके यानी तबका जो एलिट क्लास था और इन दिनों के समाज के शीर्ष अमेरिकी परस्त तबके को भी नकार दिया है। ये एडिटोरियल है। इसने भारत की इस चेंज को कहा। फिर आगे कहा उसने 26 मई को जब प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली, द सेरेमनी कैप्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स in a provisional town in Gujarat, 600 miles away from Delhi. Through decades as an organizer with hard-line revivalist organization and then long years behind the scene in BJP, which he now leads, Modi, who ran Gujarat state from 2001 until a few days ago, had only recently been seen as a serious prime minister contender and has long been considered a political outsider. 30 वर्षों बाद शायद संपूर्ण बहुमत से कोई सरकार 84 के बाद से 2014 में ये हुआ था। उस 84 के दौरान
89 के बीच क्या हुआ वो कभी और हम चर्चा करेंगे। जब ये आप मुझे सुना रहे हैं और ये चूँकि गार्जियन का एडिटोरियल भी है, उसके बाद से हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास जो पहले 3 मूर्ति हुआ करता था, उसके बाद से मिसेस गांधी के टाइम में वो अकबर रोड पे चला गया था, सफदरजंग रोड, फिर जो है उनकी हत्या के बाद से ये 7 रेस कोर्स में तब्दील हुआ। वह जगह जो है रेस कोर्स जो है, जाहिर है यह सारे कॉलोनियल साइनेज रहे। रेस कोर्स जो है सो लोक कल्याण मार्ग बनता है। जो आपका राजपथ है वो कर्तव्य पथ बनता है। संसद की नई बिल्डिंग बनती है। भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनका रिवाइवल होता है। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय जो है वो सेवा तीर्थ के तौर पे जाना जाता है। क्या ये सारे के सारे जो है मेजर सिंबलिज्म है, ठोस सबूत हैं कि भारत किस तरीके से कॉलोनियलिज्म को तिलांजलि देते हुए अपनी पहचान को, मूल पहचान को हासिल कर रहा है? बहुत मजबूती से इन कामों से हम संकेत दे रहे हैं कि हम अतीत से हट रहे हैं, जिस अतीत ने हमारा व्यक्तित्व, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना अतीत खत्म कर दिया था। ये बड़ा साहसपूर्ण काम है और ऐसे कामों का परिणाम आने वाले समय में देखेंगे आप। ये चीज़ें तुरंत रातों रात इम्पैक्ट पैदा नहीं करती ब्रजेश जी। मैं आपको बताऊं, उसके पहले गांधी ने ही कहा था ना कि अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेजियत चले जाए, अंग्रेज भले रहे। मैकाले शिक्षा पद्धति का मानस क्या था? ये सिविलाइजेशनल और कल्चरल चेंज है। इसलिए मैं कहता हूँ जिसको गार्जियन ने पहचाना, भारत ने नहीं। उस वक्त का नेतृत्व एलिटिस्ट था, वो उसकी ताकत की जड़ें कहीं और थी। और लुटियंस दिल्ली में जिन नामों का आपने उल्लेख किया वो औपनिवेशिक संस्कृति को बनाए रखे थे। इसलिए राजपथ को कर्तव्य पथ। किसकी जगह सरदार सुभाष बाबू की मूर्ति लगी? जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जी। फिर रेस कोर्स को लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ, सरकार के मंत्रालयों को अंग्रेजों के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक से निकालकर एनर्जी इफिशिएंट कर्तव्य भवन में। ये सारे ये नाम डिनोट करते हैं कि ये संस्थाएं किस भावना को रिप्रेजेंट करती हैं। आज नहीं कल लोग पूछेंगे कि ये नहीं, ये उस ब्रिटिशर्स माइंडसेट का, ये प्राइम मिनिस्टर कार्यालय नहीं, ये तो सेवा भाव का तीर्थ है। ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जहां वो बैठकर हुक्म चलाते थे वो जगह नहीं है, ये कर्तव्य पथ है। ये चीजें हमारी स्मृति का हिस्सा बनेगी, हमारे कामकाज और संस्कृति को प्रभावित करेंगी, क्योंकि संस्कृति के स्तर पर हुए बदलाव लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डालते हैं, आप जानेंगे। तो डिकोलोनाइजेशन का सबसे इफेक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल प्रयास अभी शुरू हुए। इतना ही नहीं, मैं थोड़ा और जोड़ दूं। आपका काशी तमिल संगम, इससे क्या कोई वोट तो नहीं मिलने वाला है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, या रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर की पूजा, या करतारपुर साहिब कॉरिडोर, या काशी से लेकर उज्जैन कॉरिडोर, या बाकी जगहों पर इनका रिवाइवल बिना किसी की अवमानना के, अपने चीजों को रिवाइव करना जिनसे भारत शक्ति ग्रहण करता था। तब हमने संदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम। हम कभी आक्रामक नहीं रहे ब्रजेश जी। हम आक्रामक इसलिए नहीं बने स्वभाव में और समरसता के वाहक बने क्योंकि हमारी इन संस्थाओं ने जो हमारी ग्लोरी थी हमें ताकत दिया। हमने 14 के बाद शुरू किया कहना आत्मविश्वास है कि लोकतंत्र में भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। इसका उदाहरण भी मैं आपको बताऊं, भारत में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई तो दुनिया कहने लगी तो कुछ दिनों का मेहमान है। बड़ी मशहूर किताब एक आई, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, सेलिस हेर्कमैन की शायद किताब थी। 60 के दशक में भारत जल्दी टूटकर बिखर जाने वाला है। उसके बाद नेवली मैक्सवेल ने रिपोर्ट में लिखा कि अंतिम चुनाव हो रहे हैं, तीसरे चुनाव के बारे में। पर ये ब्रिटिशर्स दिन नहीं थे कि वो मानस नहीं है कि जिसके कारण हम लोकतांत्रिक देश हैं। इवन अम्बेडकर साहब ने उल्लेख किया है। और 14 के बाद हम ढूंढ कर लाए कि हमारे यहाँ जो शासन पद्धति थी उस पद्धति में कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम निहित था। भाई प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं दक्षिण के तिरुमल्लेर, शायद वो मंदिर है ना जिसका, जहां पर राइट टू रिकॉल की व्यवस्था। अभी मैं पहली बार राजस्थान के एक शहर गया, माउंट आबू।
वहाँ हजारों साल के पुराने मंदिरों को देख रहा था। वहाँ पर एक व्यक्ति ने बताया कि इस मंदिर में, इस जगह पर जो भी राजा बनता था आकर शपथ लेता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करेंगे जी। हमारे यहाँ वैशाली, हमारे यहाँ ऐसे अनेक आपको गणतंत्र जो छोटे वो बनते थे, उनको सैंक्शन लेना पड़ता था राजाओं को। राजा जो चाहे वो नहीं कर सकते थे। इवन आपके वेदों में उसका समिति और वो सब चीज़ों का मिलता है। बौद्ध साहित्य में आप देखिए किस तरह सभा समितियाँ हमारी चलती थी। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक वो थी, पर हम कहने में ही चलते थे कि हम वेस्टमिंस्टर मॉडल है। तो उस वक्त ये कहा गया कि भारत का लोकतंत्र टिकाऊ नहीं होगा। भारत के साथ अन्य देशों में जो लोकतंत्र की व्यवस्था हुई सब जगह लगभग खत्म हो गई या टूट गए। भारत आज भी बना हुआ है क्योंकि हमारा सांस्कृतिक अतीत मजबूत था। उसको मजबूत करने का, याद दिलाने का काम इस दौर में शुरू हुआ। क्या कॉलोनियल माइंडसेट जो था उसी का एक असर था कि हम लोग ये तक भूल चुके थे कि जो शून्य का आविष्कार हो या दशमलव पद्धति हो, ये सारी की सारी हमारी अपनी थी, ना कि किसी अरब प्रदेश में जाकर ये डेवलप हुई थी। मेरे ख्याल से कुछ किताबें भी हाल के दिनों में आई है जिसमें कि पूरी दुनिया को जो भारत का कंट्रीब्यूशन है उसको बड़े ढंग से क्रोनिकलाइज किया गया है। आज जब आप देखते हैं, जब आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं डेलीगेशन के सदस्य के तौर पर, देखते हैं कि लोग दुनिया के बड़े से बड़े नेता नमस्कार करते हुए नजर आते हैं। दुनिया के बड़े नेताओं के ट्वीट जो है सो आपकी अपनी राजभाषा हिंदी में आते हैं। क्या यह जो सो भारत की वो ताकत है जिसमें कि वो अपने स्व की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया इसको रिकग्नाइज कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है? हमने अपने को पहचानना शुरू किया, अपने अतीत के गौरव को याद करना शुरू किया। इस कारण दुनिया हमें सम्मान कर रही है। हम अगर आत्मसम्मान भूल जाएंगे, दुनिया हमारा सम्मान नहीं करेगी। और चीज़ मैं आपको बताऊं, 1972 से 14 तक सिर्फ 13 ऐतिहासिक धरोहरें बाहर से लाई गई थी या मिल गई। 14 के बाद 668 ऐतिहासिक धरोहरें वापस आई। प्रधानमंत्री ना जहां भी जाते हैं वहां से लेके आते हैं। अभी हाल में वो गए थे ना 3 देशों की यात्रा पर जी। और चोल राज्य का हजारों वर्ष बाद उनको चुनाव नहीं जीता है तमिलनाडु में। पैशन है कि अपनी देश की चीज़ों को लाएं। भारतम प्रोजेक्ट में 7.5 लाख पांडुलिपियां डिजिटाइज हो रही हैं और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट जिनमें हजारों वर्ष पुरानी हमारे दस्तावेज हैं। चाहे बिरसा भगवान के जन्मदिन को राष्ट्रीय वो मनाना, आदिवासियों को सम्मान देना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देना, भारत का सॉफ्ट पावर क्या है ये दुनिया को बताना, ये तो हम लोगों ने अब शुरू किया। या जैसा आपने कहा, तो मैं आपको बताऊं कि इस कल्चरल चेंज को जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, ये मैंने ही मार्क नहीं किया या सिर्फ गार्डियन नहीं लिखा, भारत के कुछ लोगों ने भी इसका उल्लेख किया। भले आज उन लोगों के मत कुछ अलग हों, पर इंडियन एक्सप्रेस में 17 मई 2014 को प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता ने लिखा, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आजकल तो बहुत बड़े विरोधी हैं। उनका लिखा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा बदलाव के बारे में, नरेंद्र मोदी हैज स्क्रिप्टेड वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस स्पेक्युलर पॉलिटिकल ट्रम्प्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। There is no other way to describe this election. Just think of the magnitude of the achievement. For the first time since independence, a non-Congress party has got a majority on its own. By enlarging its footprint, it has become a genuinely national party and transformed India's political landscape, perhaps forever. Perhaps forever. The Congress has been brought to the verge of extinction. Every known rule of Indian politics has been transformed. सिर्फ वही नहीं, आपने बात की नए संसद की, तो राज चेंगप्पा जी ने लिखा 12 जून 23 को, May 28 also marks the 140th birth anniversary of Vinayak Damodar Savarkar. An ideological touchstone for the BJP that Modi belongs to and the Rashtriya Swayamsevak Sangh. The day before was the 59th death anniversary of Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister. Few saw it as a signal of the BJP bringing the curtains down on the Nehruvian era and heralding the arrival of the Hindutva epoch that Savarkar has propounded and which Modi embodies. इसमें थोड़ा मेरा रिजर्वेशन अलग हो सकता है, पर उनकी बात मैं आपको कह रहा हूँ. He has built a legacy that has broken free from the past, demonstrating in the process a style of leadership that is unique and puts him in a league of his own. ये सिर्फ मतलब ये मैं नहीं मानता कि ये रिवाइवल हिंदुइज्म का नहीं है, ये भारतीयता का है, ये मेरी सिर्फ दृष्टि है. पर किन लोगों ने किस तरह का ये टिप्पणी की, उस
बड़े चेंज पर जो भारत में 14 के हुआ। मैं 2-3 चीज़ें और इजाज़त हो तो इस पर मैं जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आर्नोल्ड टॉयनबी जी, दुनिया के काफी बड़े चिंतक, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन माने जाते बिल्कुल। थे। पंडित जी के आग्रह पर उन्हें भारत में मौलाना आज़ाद लेक्चरशिप के लिए बुलाया गया। उन्होंने नोट किया कि भारत में मथुरा, काशी, अयोध्या जो 3 जहाँ पर जिन्हें नष्ट करके तीर्थ वो मस्जिदें बनाई गई थी, उसके बारे में उल्लेख किया कि रूस द्वारा पोलैंड की वारसा में बनाए गए ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल को एक आक्रांता का स्मारक माना और पोलैंड ने उसे बदल दिया। या उसके पहले, काफ़ी पहले ऑटोमन एम्पायर में बड़े बड़े चर्चेज को जो भी उन्होंने बना दिया था आकर के मस्जिद, उसको भी बदल डाला क्योंकि उनके सांस्कृतिक प्रतीक थे। भारत में एक बड़ा वर्ग मानता है कि अगर आज़ादी के बाद जो एमिकेबली सेटल हो सकता था 3 मुद्दे, सिर्फ काशी, आपका अयोध्या और मथुरा, तो शायद ये मुद्दा ही खत्म हो जाता। और आपको तो याद है चंद्रशेखर जी इसको सेटल करने की स्थिति में थे। बिल्कुल, और शायद यही कारण था कि एक राजीव बात गांधी ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जैसे ही सूचना मिली तो लगा कि ये तो आदमी चेंज कर देंगे अगर ये काम ये कर ले गए तो सरकार गिरा दी गई। अब ये चीज़, ये सांस्कृतिक प्रतीक कितने महत्वपूर्ण थे, ये और यह डिकोलोनाइजेशन का मोदी जी का काम, ये मैं कहता हूँ। ऑक्टोवियो पाज का आप जरूर पढ़े होंगे, वो भारत में राजदूत थे मैक्सिको के लंबे समय तक। वो कहते हैं कि ये जो इस कोलोनाइजेशन है स्पिरिचुअली ऑर्फेंड कर देता है। मैकाले की परिभाषा में नहीं पढ़ना चाहता कि कैसे पढ़े लिखे भारतीयों का वो गुलाम मानस बनाना चाहते थे। और 18 जुलाई 93 को टाइम्स ऑफ इंडिया में दिलीप पडगांवकर से बात करते हुए वीएस नायपाल ने टायनबी के मत से इत्तेफाक रखते हुए कहा, द पीपुल हु से दैट देयर वॉज नो टेम्पल देयर अयोध्या आर मिसिंग द पॉइंट। बाबर, यू मस्ट अंडरस्टैंड, had contempt for the country he had conquered, and his building of the Moscow was an act of contempt for the country। ये था। हमारे यहाँ प्रोफेसर कृष्णनाथ हुए, एक समाजवादी दार्शनिक, जी काफी बड़े थे, लोहिया जी वगैरह के बड़े करीब। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एड। 7 के दशक तक जो वो आता था आपके अमेरिकी सहायता, बाकी उसने कैसे हमारे देश को बिल्कुल गुलामी की मनोवृत्ति पैदा कर दी शासकों में, बहुत विस्तार से उस PL 480 का गेहूं जो आता था उसकी बिल्कुल। अब आपको मैं अंत में कवियों की दृष्टि से बता दूं वो हालत। दिनकर जी बड़े प्रशंसक राष्ट्रकवि नेहरू के, हाँ, राष्ट्रकवि थे और प्रतिभाशाली अद्भुत कवि थे। और उन्होंने लोकदेव नेहरू किताब लिखी, उसमें पंडित जी की काफ़ी विशेषताओं पर उन्होंने चर्चा की। उसी व्यक्ति ने जब चीन के हालात देखे तो उनकी कविता थी, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। उसी व्यक्ति ने, मैंने ये एक तरह से डिफाइनमेंट मूवमेंट था, कल्पना की कि किस तरह का हमको नेतृत्व चाहिए, जो पंडित जी के सबसे समर्थकों में थे। इस कविता को भी लिखा उन्होंने, वही उन्होंने 63 में कविता लिखी परशुराम की प्रतीक्षा में। कहा, जिसकी आशा से खड़ा व्यग्र जन जन है, मैंने हम उम्मीद कर रहे हैं, खड़ा है अब कि कोई आए हमें, यह उसी वीर का स्यात ब्रज स्यंदन है, अंबर में जो अप्रतिम क्रोध छाया है, पावक जो हिम को फोड़ निकल आया है, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा, आएगा अपना महावीर आएगा। 14 में डिफाइनिंग मूवमेंट था कि भारत ने एक महापुरुषार्थ अपने देश के लिए करने वाले व्यक्ति को सामने लाया, जिसकी कभी हमारे तो यानी दिनकर ने जिस महावीर की कल्पना की थी, आप मानते हैं कि 2014 में वो नरेंद्र मोदी के तौर पर इस देश को हासिल हुआ? मैं महावीर हमारे लिए देवता हैं, मैं वो देवता का शब्द रखे बगैर ये कहूँगा कि महापुरुषार्थी और जो दिग्विजय सम्राट की कल्पना हमारे मानस में रही है, वैसा कोई व्यक्ति 14 से आया, ये जो इन चीज़ों को बदला, जिसका मैंने आपको उल्लेख किया। अंत में मैं कहूँगा किस रास्ते पर वो जा रहे हैं। दिनकर ने भी वार्न किया था, चाणक्य ने भी कहा था, आर्थिक ताकत नहीं है ब्रजेश जी तो दुनिया नहीं पूछती। इसी बात को अभी मार्क करनी है नाम, शायद जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने विश्व आर्थिक मंच पर दावोस में कहा कि दुनिया का रूल बेस्ड सिस्टम फेड कर रहा है, अब इकोनॉमिक पावर बनना ही ताकत है। ये विकसित देश का व्यक्ति कर रहा है, 14 के बाद हम यही कर रहे हैं। दिनकर ने भी कहा था, क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो।
जब हम दुनिया में विश्व शांति की बात कर रहे थे तब हमारे बात सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम आर्थिक ताकत नहीं थे। आज भारत किस मुद्दे पर क्या कह रहा है, दुनिया प्रतीक्षा करती है। इसलिए 14 के बाद भारत आर्थिक महाशक्ति इसी तरह के पुरुषार्थी व्यक्ति के उस प्रयास से अनेक चुनौतियों में घिरे होने के बावजूद भी बढ़ रहा है। 2014 के बाद जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो तमाम चीज़ें आई उसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर उससे 30 साल पहले हम लौटें, 1984 का इलेक्शन था, जिसको कि आडवाणी हमेशा ये कहते थे कि लोकसभा नहीं शोक सभा का चुनाव था, और वो चुनाव था इसमें कि राजीव गांधी को मैसिव मैंडेट हासिल हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी जो उनकी माँ थी उनकी हत्या हुई थी, और वो सहानुभूति लहर वाला चुनाव था। उस चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें हासिल हुई थी, और वहाँ से 30 साल बाद अगर हम बात करें 2014 में बीजेपी की पहली बार अपने बूते की पहली सरकार आई, और वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आई। और ये वो नरेंद्र मोदी थे जिनका अपना एक तरह से करियर जो कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में वो शुरू हुआ था 86-87 में, जब वह संघ से बीजेपी में आए थे, और 1987 के जनवरी महीने में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, और उसमें पहली बार राज्य के सबसे बड़े शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी पार्टी बीजेपी को विक्ट्री दिलाई थी। मोदी जाहिर है ये राजनीतिक ताकत जो हासिल कर पाए अपनी पार्टी के लिए, उसके बूते ये सारा कुछ कर पाए, लेकिन ये कैसे अच्छे संगठक बने ये हम समझना चाहेंगे। क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा बीजेपी के लिए, पॉलिटिकल पावर जिस तरीके से पार्टी ने हासिल की, उसमें अगले एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू विजेश जी, आपसे बात करना हमेशा आनंद का विषय है।